नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नागर। स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नील्स बोर थ्योरी। नील्स बोर थ्योरी के अंदर आने वाली लाइनें, श्रेणियां, उससे श्रेणियों से किस प्रकार हम वेव नंबर प्राप्त करेंगे और नील्स बोर की कमियां। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों एक साइंटिस्ट और आया था जिसने नील्स बोर की कमियों को दूर किया था, जिसका नाम है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली पहला साइंटिस्ट था जिसने अपनी ऐसी थ्योरी दी जो थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर ही नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अलावा दैनिक जीवन के छोटे कणों पर भी लागू होती है। डी ब्रोगली थ्योरी छोटे, जैसे क्रिकेट की बॉल हो गई, कोई धूल मिट्टी के कण हो गए, कोई छोटी क्रिकेट की बॉल या अन्य कणों पर भी लागू कर सकते हैं, भारी चीजों पर लागू नहीं होती है। फिर उसके बाद में दोस्तों यदि हम नील्स बोर की बात करें तो नील्स बोर ये कहता है दोस्तों कि एक परमाणु का नाभिक और ये कक्षा, और इस कक्षा में चारों तरफ घूम रहा है, मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है दोस्तों तो एक तो आर इसकी रेडियस मतलब इसकी पोजीशन, इसका वेलोसिटी और एक इसकी एनर्जी, तीनों आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्थात इसकी त्रिज्या, कौन सी कक्षा में ये घूम रहा है, कितने वेग से, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, और जिसमें घूम रहा है उसका एनर्जी कितना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला किसने प्रोवाइड करवाया, नील्स बोर ने। अब एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग पूरा बोले तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती। तो एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती, इसका मतलब माइनर मिस्टेक प्राप्त होगी। तो हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट ये बोल रहा है कि ये भाई साहब जब एक जगह पर टिके हुए नहीं हैं, अगर ये घूम रहे हैं, तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी फाइंड आउट होगी। लेकिन नील्स बोर क्या कह रहा है कि आप वेलोसिटी के साथ में रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी का रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, इसका फॉर्मूला अलग है और इसका फॉर्मूला अलग है। तो हाइजेनबर्ग ये कहता है कि जब मैं इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा और उसके बाद में इसके पोजीशन में फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये भागता हुआ यहां से घूमता घूमता इधर आ जाएगा। तो मेरे को जो पोजीशन फाइंड आउट होगी वो यहां की नहीं होकर के यहां की होगी। ये कौन बोल रहा है, हाइजेनबर्ग। जबकि नील्स बोर क्या कहता है कि आप याद कर सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग कहता है कि आप एक ही टाइम पर वेलोसिटी और रेडियस दोनों फाइंड आउट, रेडियस मतलब पोजीशन, दोनों फाइंड आउट नहीं कर सकते। और ये वाकई में सही भी बात है दोस्तों, क्योंकि नील्स बोर की ही थ्योरी के पॉइंटों में एक पॉइंट ये भी था कि इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में मूव नहीं करता है, वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके ऊपर भी जाता है और एनर्जी रिलीज करके नीचे भी आता है। तो जब वो ऊपर नीचे जाता रहता है तो आप एक ही टाइम पर वेलोसिटी और पोजीशन दोनों फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हम गारंटी नहीं ले सकते जब वो जिस ऑर्बिट की हम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे उस टाइम पर वो वही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके नीचे से ऊपर भी जा सकता है, और अगर वो नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ी सी अगर हम बात करें हाइजेनबर्ग से पहले तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल आर, मैं आपको पूरा बता देता हूं, आर इक्वल टू 0.529 एल स्क्वायर अपॉन जेड। तो मैं आपसे कहूं दोस्तों, इसको आप यूं बोल सकते हो हाइड्रोजन के लिए देखी जाए दोस्तों तो नील्स बोर की थ्योरी ओरिजिनल रूप में हाइड्रोजन एटम के ऊपर ही लागू होती है, क्योंकि बाकी पर इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट होता है, हाइड्रोजन पर ये परफेक्ट फिट बैठता है। अब R इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड। तो अगर मैं आपसे कहूं कि R प्रोपोर्शनली n स्क्वायर, क्योंकि z क्या हो गया हाइड्रोजन के लिए, z इक्वल टू 1,
और 1 को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां से हमारे पास टोटल 2 वैल्यू फाइंड आउट होगी। और 2 वैल्यू कौन सी दोस्तों, कि जब n की वैल्यू बढ़ेगी तो r की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो n का मान बढ़ेगा तो r की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप बड़े ऑर्बिट में जाओगे तो उसकी रेडियस भी ज्यादा होगी, और छोटे ऑर्बिट में आओगे तो उसकी रेडियस भी कम होगी। तो n की वैल्यू घटेगी तो r की वैल्यू भी घटेगी। सेकंड पॉइंट दोस्तों, आपने दूसरा बोला था v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n। अगर आप 6 लगाओगे तो आपको मीटर पर सेकंड लगाना पड़ेगा, और अगर आप 8 लिखोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा, दोनों ही सही है। और अगर अपन इसकी बात करें तो दोस्तों z की वैल्यू हो गई 1, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो इसके लिए भी सेम 2 पॉइंट आएंगे दोस्तों, और वो 2 पॉइंट कौन सा हो जाएगा कि या तो n की वैल्यू बढ़े या n की वैल्यू घटे, अर्थात इलेक्ट्रॉन नीचे से एनर्जी अब्सॉर्ब करके ऊपर की ओर मूव करे, या फिर ऊपर से एनर्जी रिलीज करके नीचे की ओर मूव करे। तो जब n का मान बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, तो v घटेगा, और जब n का मान घटेगा तो v की वैल्यू बढ़ेगी। तीसरा है दोस्तों एनर्जी का, और E इक्वल टू -13.6 z² बटे n²। यहां पर भी दोस्तों सेम 2 बातें आएगी कि या तो n की वैल्यू बढ़ेगी या n की वैल्यू घटेगी, क्योंकि z की वैल्यू तो हो जाएगी 1। अब यहां पर n की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो E की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन नहीं आता तो वैसे ही बोलते हैं जैसे वेलोसिटी में बोला था, क्योंकि ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि नेगेटिव आते के लिए क्या हो जाता है, उल्टा। तो जो n के बढ़ने पर v घट रहा था वो n के बढ़ने पर अब बढ़ेगा, और n के घटने पर E घट जाएगा। ये डायरेक्ट कोई जगह काम आ जाते हैं दोस्तों, तो यही नील्स बोर थ्योरी के अंदर काम आती है। अब E किस प्रकार n के बढ़ने पर E किस प्रकार बढ़ता है और n के घटने पर E किस प्रकार घटता है, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। For हाइड्रोजन एटम Z इक्वल टू 1, तो E इक्वल टू -13.6 z² अपॉन n²। इफ n इक्वल टू 1 हो देन E1, फर्स्ट के लिए फर्स्ट -13.6 अपॉन z की वैल्यू हमेशा कितनी रखनी है, 1, क्योंकि एटम कौन सा है, हाइड्रोजन। n की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 का स्क्वायर भी दोस्तों 1 ही होगा, तो E1 की वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ n इक्वल टू 2 देन E2 इक्वल टू -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 को जब अपन 13.6 में डिवाइड करेंगे तो E2 की वैल्यू आएगी दोस्तों -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहें तो भाग देके देख सकते हैं दोस्तों, 136 में 4 का भाग देंगे तो 4 या 12, 1 बचेगा और 16, 4 चौके 16। एक संख्या के पहले पॉइंट है तो एक संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे 3.4। उसके बाद में अगली वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों n इक्वल टू 3, और इफ n इक्वल टू 3 देन E3 इक्वल टू -13.6 अपॉन थर्ड का स्क्वायर। तो E3 हो जाएगा दोस्तों थर्ड का स्क्वायर मतलब 9, तो ये हो जाएगा दोस्तों -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसे लगातार यूज में लेंगे दोस्तों तो आपको ये वैल्यू
याद हो जाएगी। और वैसे ये वैल्यू याद होना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा टाइम बचेगा। इफ n इक्वल टू 4 देन E4 इक्वल टू -13.6 अपॉन 4 स्क्वायर। और जब 4 स्क्वायर का हम डिवाइड करेंगे, 16 का भाग देंगे, तो E4 आ जाएगा दोस्तों -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ वैसे दोस्तों 4 तक की ही जरूरत पड़ती है, पर अगर आप चाहें तो 5वीं भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो 10वीं भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा देन E5 इक्वल टू -13.6 अपॉन 5 का स्क्वायर। देन E4 आ जाएगा, E5 आ जाएगा 136 में भाग देंगे हम 25 का, 0.5 समथिंग आएगा। 25 पंजे 125, और 136 में से 125 गया तो मेरे हिसाब से दोस्तों 11 बच गया। दशमलव लगाते पहले ये हो गया 0, ये हो जाएगा 25 चौके 100, फिर बच गया 10, फिर हो जाएगा 0 100 और 25 चौके 100, 5.44। लेकिन 136 में भाग दिया तभी आया, यहाँ पर 13.6 है, मतलब हमारे को एक संख्या के पहले दशमलव लगाना था। यहाँ ऑलरेडी दशमलव लगा हुआ है, तो एक नंबर हम पहले शिफ्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ये, तो ये हो जाएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव में। ये वैल्यू है दोस्तों एनर्जी की। अब यहाँ पर आप गणित का डायलॉग बोल सकते हैं जो आप हमेशा से बोलते आए हैं, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि यही नंबर क्या है दोस्तों n, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है यह नंबर कम होता जा रहा है। पहले 13.6, 3.4, 1.51, 0.85, 0.54, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है नेगेटिव। और मैथ वाले एक डायलॉग बोलते हैं कि नेगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कम होती है, और नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू बड़ी होती है। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे e का मान भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे n का मान कम करते जाओगे वैसे वैसे e की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। यही बात हमने पहले बोली थी। क्लियर है दोस्तों? तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी नील्स बोर वाली। इसमें एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, लेकिन वो उसको अपन थोड़ी देर के लिए उधार छोड़ते हैं, समय आने पर हम उसकी बात करेंगे। और वो दोस्तों क्वेश्चन कौन सा है, चलिए क्वेश्चन की बात ही कर लेते हैं जब आ ही गया तो। देखो मैं आपके सामने कोई क्वेश्चन लिखता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में कौन सी कक्षा बोले दोस्तों, चौथी कक्षा से प्रथम कक्षा में संक्रमण करता है तो ऊर्जा परिवर्तन कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन परमाणु में चौथी कक्षा से पहली कक्षा में, चौथी कक्षा से पहली कक्षा में संक्रमण करता है, मतलब ऊपर से कहाँ आ रहा है नीचे, तो एनर्जी में परिवर्तन कितना होगा। ये मन से बना करके लिखा हुआ क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए हमारे को क्या करना है दोस्तों, एनर्जी में परिवर्तन। और जब भी चेंजेस का नाम आता है हमेशा किसका नाम आता है, डेल्टा का। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। ऊर्जा का मान बोले तो ई। अब दोस्तों यहां पर बात किसकी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऊपर से नीचे, तो n बराबर 4 से n बराबर 1 में, n बराबर 4 से n बराबर
वन में पहुंच रहा है। तो अगर अपन यहाँ पर जानकारी के लिए बोले कि ये कौन सी श्रेणी होगी, तो फर्स्ट नंबर पे आके वो रुक रहा है, तो फर्स्ट नंबर पे हमेशा क्या होती है, लाइमन श्रेणी। तो ये लाइमन श्रेणी की रेखा की बात हो रही है, पर हमारे से लाइमन श्रेणी नहीं पूछी है, क्या पूछा है, एनर्जी में परिवर्तन कितना होगा। तो कहां से आ रहा है, 4 से, कहां पर आ रहा है, 1 में। तो जहां पर आ रहा है उसको पहले रखेंगे और जहां से आ रहा है उसको बाद में रखेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों E1 माइनस E4। जहां पर पहुंच गया उसको आगे रखना है और जहां से चल के आ रहा है उसको पीछे रखना है। अब चूंकि हाइड्रोजन परमाणु मैंने जानबूझ के लिया है दोस्तों, ताकि हमारे को ऑलरेडी इसकी एनर्जी नंबर हमारे को ऑलरेडी याद है। चौथे पहले नंबर की है, तो पहले नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, -13.6 -13.6। और फोर्थ नंबर में है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 0.85, जैसा कि हमने भी निकाला था। E4 की वैल्यू ये, अगर आप चाहें तो -13.6 Z² से निकाल सकते हैं। और वैसे आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु ही है जो पूरी नील्स बोर थ्योरी को लेके चलता है। E1 की वैल्यू हो जाएगी -13.6। देखिए दोस्तों, डेल्टा E इक्वल टू -13.6 माइनस माइनस प्लस 0.85। जब अपन इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 13.60 और 0.85। 5, ये 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये बच जाएगा यहाँ पर 5, 15 हो जाएगा, 7 बच जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो ये वैल्यू बच जाएगी दोस्तों डेल्टा E इक्वल टू -12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये वैल्यू सही है क्या दोस्तों? अगर आप चाहें तो आप ये भी पता कर सकते हैं, और इसको पता करने का सबसे सीधा तरीका दोस्तों, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन अपनी केमिस्ट्री में एक ही जगह पर, दो ही जगह पर काम में आते हैं। या तो अभी काम में आया है एनर्जी में, या फिर पहले काम में आया था चार्ज में। और चार्ज में ये हमेशा ही काम में आएगा, जबकि फिजिक्स इनसे भरी पड़ी है। पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीज होना, नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीज होना, घटना। अब देखो, ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी में कमी होगी, और कमी होगी तो साइन किसका आएगा, माइनस का। क्लियर है दोस्तों? जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी में कमी होगी, और एनर्जी में कमी होती है तो साइन किसका आता है, माइनस का। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है। क्लियर है दोस्तों? तो मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं हाइजेनबर्ग की, जो हमने अभी छोड़ दिया था। देखिए, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ये बोलता है कि वेलोसिटी और पोजीशन की एग्जैक्ट वैल्यू सेम टाइम पर फाइंड आउट नहीं कर सकते, जबकि नील्स बोर क्या कहता था कि आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे फॉर्मूले से, बस शर्त इतना है कि इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 1। तो नील्स बोर तो ये कहता है कि फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइजेनबर्ग कहता है कि यदि आप पोजीशन फाइंड आउट करेंगे तो वेलोसिटी में माइनर मिस्टेक आपको प्राप्त होगी, और अगर आप वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो आपको पोजीशन में माइनर मिस्टेक प्राप्त होगी। बहुत छोटी वैल्यू गलत मिलेगी आपको हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग। तो ये यही कहता है, अनिश्चितता का मतलब होता है अनसर्टिनिटी। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी थ्योरी, तो हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी परमाणु में एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा वेग का संवेग का
यथार्थ मापन संभव नहीं है। मैं अभी आपको बोल के समझाऊंगा दोस्तों। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी परमाणु में एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग का यथार्थ मापन संभव नहीं है। स्थिति व संवेग का एक ही समय पर मापन करने पर उसमें अनिश्चितता प्राप्त होती है जो h/4 के समान या इससे अधिक होती है। इंग्लिश मीडियम वाले नमूने थ्योरी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उनको मैं डायरेक्ट बोल करके बता रहा हूं। अनिश्चितता का मतलब होता है अनसर्टिनिटी। देखो, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी h/4 पहला फॉर्मूला तो हाइजेनबर्ग ये देता है, आप डायरेक्ट समझेंगे और हिंदी मीडियम वालों को बात पढ़ाई में आ रही होगी। देखो, P का मतलब होता है मोमेंटम, जो हम ऑलरेडी डी ब्रोगली थ्योरी के अंदर बोल चुके हैं। हम जानते हैं वी नो दैट P इक्वल टू mv। अब P की वैल्यू में मिस्टेक आ सकती है, जब किसकी वैल्यू में मिस्टेक आए, V की वैल्यू में, क्योंकि m की वैल्यू तो फिक्स है दोस्तों। देखो, फॉर एग्जांपल यहां पर 3 लोग हैं, I मतलब मैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। अब मेरे को इन दो लोगों ने पैसे दिए। अब मेरे को इन दो लोगों ने पैसे दिए, तो इसमें A नाम का व्यक्ति था, उसकी पहले से ही फिक्स थी कि यह आपको 100 रुपए देगा। A नाम का व्यक्ति था, अब पहले से था कि A नाम का व्यक्ति मेरे को 100 रुपए देगा। अब A नाम के व्यक्ति का तो फिक्स हो गया, कितने दे दिए, 100। लेकिन मैंने जो मेजरमेंट किया, मापन किया, उस मेजरमेंट में मेरे को मिस्टेक प्राप्त हुई। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे पैसों में गड़बड़ी आ रही है तो किसकी वजह से, बी की वजह से, क्योंकि ए ने ऑलरेडी कितना फिक्स कर दिया, 100। न तो मैं 100 से कम दूंगा, न मैं 100 से ज्यादा दूंगा। तो अगर एक वैल्यू फिक्स है तो जाहिर सी बात है गड़बड़ी किसकी वजह से होगी, गलत वैल्यू किसकी वजह से होगी, दूसरे की वजह से। तो अगर इसकी वैल्यू फिक्स है m 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, तो जाहिर सी बात है अगर मिस्टेक होगी तो वो किसकी वजह से होगी, p की वजह से। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा p लगाऊंगा तो ये हो जाएगा m डेल्टा v, क्योंकि इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती। तो अगर आप इस वैल्यू को वहां पुट करेंगे, तो इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, इधर मैं लिख देता हूं, डेल्टा x डॉट m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 m फिक्स है, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो डेल्टा x डॉट डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 m। देखिए, तो ये दो फॉर्मूले निकल कर के आते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के अंदर। डेल्टा x यहां डेल्टा x स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा p संवेग में अनिश्चितता, डेल्टा v फेज में अनिश्चितता। देखिए,
वेलोसिटी में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन। संवेग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। वेग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं कुछ शब्द क्लियर कर दूं। मतलब क्या है? अनिश्चितता शब्द का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, सिद्धांत का मतलब थ्योरी, और हाइजेनबर्ग एक इंसान का, मनुष्य का नाम है। तो थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, थ्योरी ऑफ हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग क्या कहता था कि एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट एक ही टाइम पर नहीं हो सकती। किसकी फाइंड आउट नहीं हो सकती? स्थिति का मतलब पोजीशन, और संवेग का मतलब मोमेंटम। तो अगर आप किसी भी फॉर्मूले से मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक ही टाइम पर फाइंड आउट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कौन कहता है? हाइजेनबर्ग। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब यथार्थ मापन, मापन का मतलब मेजरमेंट, और यथार्थ का मतलब एग्जैक्ट। तो पोजीशन और मोमेंटम का एक ही सेम टाइम पर एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आप जबरदस्ती मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको अनसर्टेनिटी अर्थात माइनर मिस्टेक प्राप्त होगी। या तो पोजीशन में माइनर मिस्टेक प्राप्त होगी, और पोजीशन में नहीं होगी तो मोमेंटम में माइनर मिस्टेक प्राप्त होगी, पर एक में होगी। ये कौन कहता है? हाइजेनबर्ग। और इसने एक फॉर्मूला दिया कि वो माइनर मिस्टेक कितनी होगी, तो वो h/2π के या तो इक्वल होगी या इससे ज्यादा ही मिलेगी, पर इससे कम तो नहीं मिलेगी। तो डेल्टा x डॉट डेल्टा p, डेल्टा का मतलब मिस्टेक, या तो x में होगी, x में नहीं होगी तो p में होगी। h/4π दोनों में भी हो सकती है। p का मतलब मोमेंटम, p इक्वल टू mv, m की वैल्यू फिक्स होती है, तो अगर मिस्टेक हुई है तो किसकी वजह से होगी? v की वजह से, वेलोसिटी की वजह से। तो फिर p की जगह हम mv करेंगे, तो डेल्टा x डॉट m डेल्टा v h/4π। इसकी वैल्यू फिक्स है तो इसको उधर शिफ्ट कर दिया, डेल्टा x डॉट डेल्टा v h/4πm। अगर आप चाहो और अगर आपको फिजिक्स है याद तो आप इसके स्थान पर h क्रॉस का उपयोग भी कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है वो फिजिक्स में ही रहने दो आप उसको। ठीक है, तो ये आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी थ्योरी हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो ये कुछ जानकारी है। डेल्टा x अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, डेल्टा p अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, डेल्टा v अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और यदि फिर भी आपकी कोई समस्या रह जाती है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी। थैंक यू।